स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल आपने 15 अगस्त को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया होगा। पतंग तो उड़ा ही ली होंगी, बहुत काटे भी होंगे। अच्छी बात है कि आपने पतंग उड़ाई एंजॉय किया, बट स्टडी नहीं भूलनी है और स्टडी को भी कंटिन्यू करना है। तो मेरे साथ चलते हैं, स्टडी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, संविधान क्यों और कैसे, और उसके हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट कहने का मतलब ये है कि अब आपको सारी जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी, और मैं आपको कुछ आज नया बताऊंगा जिससे आप थोड़े तो और एक्साइटेड हो जाओगे कि सर ऐसा क्या बताने वाले। जस्ट वेट, वीडियो के एंड में बताया जाएगा, शुरू में नहीं, ताकि आप भाग ना जाओ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्लास को, फिर बात करते हैं कि क्या है। तो आज हम एक समिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या? संविधान सभा की सभी समितियों में। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि समितियां तो बहुत सारी थी, छोटी भी बड़ी भी, पर सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। तो हम प्रारूप समिति को देखते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। एक क्वेश्चन रेज हो सकता है आप सभी के माइंड में कि प्रारूप समिति व्हाट, मतलब क्या, प्रारूप समिति क्या थी? ये तो माइंड में आ रहा हो ना क्वेश्चन। तो देखो, हम जब कोई भी चीज राइट डाउन करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसका रफ तैयार करते हैं। रफ मतलब एक पेपर पे लिख देते हैं ना, जिसको आप फाड़ के फेंक देते हो या पीछे लिख देते हो, उसको हम रफ कह देते हैं। तो रफ चीजें को हम प्रारूप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जब संविधान बन रहा था तो ऐसा नहीं था कि हमने डायरेक्टली फेयर कॉपी में लिखना शुरू कर दिया हो। ऐसा नहीं था जैसे हम करते हैं ना कि पहले ट्यूशन में जाते हैं, रफ करते हैं, फिर घर जाके फेयर करते हैं। तो वैसे ही प्रारूप समिति क्या करती थी, संविधान सभा में जितनी भी बातें होती थी उसका पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेती थी। रफ स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद संविधान सभा में भेजती थी और प्रकाशित करती थी, ताकि उस पर अगर कोई भी आखिरी मिस्टेक हो, होता है ना कि भाई हम रफ लिख लेते हैं, देख लेंगे भाई अगर गलती होगी तो फेयर में सुधार नहीं कर सकते, तो पहले ही देखना पड़ेगा। तो वैसे ही प्रारूप समिति ने क्या किया था, पहले रफ तैयार किया, रफ तैयार करके संविधान सभा में भेजा, ताकि वहां पे जाके अगर कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा से क्लियर किया जा सके और उसको फाइनलाइज कर लिया जाए। तो ऐसा इन्होंने भी किया। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन, ध्यान देना, सभी को ध्यान देना है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं ध्यान देना तो सब अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें नहीं बंद करनी, आंखें खोल के ध्यान देना है। 29 अगस्त 1947 को हुआ था किसका गठन? प्रारूप समिति का गठन। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नया संविधान, आप सभी को पता है कि भारत का नए संविधान को ही हम पढ़ रहे हैं कि भारत का नया संविधान कैसे बन रहा था। तो नए संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो थी प्रारूप समिति के हाथ में, ठीक है। और इसके काफी सारे सदस्य थे, मूलतः 7 सदस्य थे। देखते हैं कौन कौन सदस्य थे। BR अम्बेडकर, ध्यान रखना ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम तो सुना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई पहली बार नाम आ रहा हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर जो दूसरे सदस्य थे वो कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा सुनने में। अय्यर, अय्यर से याद आया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पर वो वाले अय्यर नहीं है ये। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर एन माधव राव। इनके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, देखो। इन्होंने BL मिश्र, पहले जो सदस्य थे वो थे BL मिश्र, ठीक है। BL मिश्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण त्याग पत्र दे दिया था। मतलब डॉक्टर एन माधव राव पहले प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, वो BL मिश्र के जगह पर आए थे। TT कृष्णामाचारी, TT ट्रेन वाला TT नहीं है, ये संविधान सभा वाले TT हैं। TT कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान, ये व्हाट्सएप की DP नहीं है, ये संविधान सभा वाले DP खेतान हैं। DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह है। तो ऐसा आप कह सकते हो
कि मूलतः जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो तो 7 ही थे, परंतु 2 और अगर आप ऐड कर लो तो 9 थे। क्लियर। फिर विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, अब प्रारूप समिति का काम क्या था? जो बहुत सारी समितियां थी, जब वो अपना काम राइट डाउन कर देती थी तो वो प्रारूप समिति के पास जाता था। प्रारूप समिति क्या करती थी? देखती थी और उसको रफ करके लिख लेती थी। रफ करके जब पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता था, तैयार होने के बाद संविधान सभा भेजती थी, जनता में प्रकाशित होते थे, ताकि और अगर उस पर विचार करना हो तो विचार करके उसको फाइनल किया जाए। तो देखो, विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान सभा का पहला प्रारूप, फर्स्ट प्रारूप, ध्यान रखना फर्स्ट, पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948, क्या कह रहे हो सर, इतनी सारी डेट आ गई है, डेट कैसे याद करें? मेरी तो गलती है नहीं, डेट तो डेट है। आप अपना जन्मदिन याद रखते हो तो डेट तो याद करनी ही पड़ेगी। तो इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन, क्या है? संशोधन प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया। कितने महीने का समय दिया? 8 महीने। मतलब जब पहला रफ स्ट्रक्चर संविधान सभा में रखा तो संविधान सभा को और समस्त जनता को उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। फिर जब सभी के सुझाव आगे, सभी की बातें सामने आ गई तो उसके बाद दूसरा प्रारूप तैयार हुआ, दूसरा रफ स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसे अक्टूबर 1948 में, क्या कह रहे हो, डेट तो पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ेगा भाई, क्या करें, स्टडी है। तो दूसरा जो प्रारूप था अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने का समय लगाया। क्या है? 6 महीने का। प्रारूप समिति का ये अंत ही पॉइंट है, बस इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा उसको देखते हैं हम। तो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लगाया। बहुत कम ही समय में प्रारूप समिति ने अपना काम कर लिया। और इस दौरान उसकी कुल कितनी बैठकें हुई? कुल बैठकें, ये आखिरी पॉइंट था आपका। इसके बाद हम बोले अगला जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। कुल बैठकें कितनी हुई है? 141। तो इस तरीके से हमने प्रारूप समिति के सारे सदस्यों की बात करी, थोड़ा सा मजा भी आया, कैसे कैसे नाम है, अय्यर, लाइक दिस। फिर आपने ये भी देखा कि इसकी स्थापना कब हुई थी प्रारूप समिति की, तो 29 अगस्त 1947 को। इसने पहला प्रारूप कब तैयार कर दिया था? फरवरी 1948 को। उसको बहस करने के लिए कितना समय मिला था? 8 महीने का। फिर सेकंड प्रारूप कब आया था? अक्टूबर 1948 में। फिर संविधान सभा का जो प्रारूप समिति ने अपना जो प्रस्ताव था कितने समय में तैयार कर दिया था? 6 महीने से कम समय में तैयार कर दिया था। इसकी कितनी टोटल बैठकें हुई थी? 141। तो इस तरीके से प्रारूप समिति को आपने पूरा समझ लिया है। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो अभी हमने प्रारूप समिति का मुख्य बिंदु पढ़ा और अब जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो है संविधान सभा की आलोचना। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस संविधान सभा ने हमारा इतना अच्छा संविधान बनाया उसकी भी आलोचना हो सकती है? एक बात कहूं, हमारे देश में कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी का कहते हैं ना, कुछ भी मतलब कुछ भी कहते हैं ना, तो मतलब हमारे देश में कुछ भी हो आलोचना जरूर होगी। हमारे प्रधानमंत्री भले ही कितना अच्छा काम कर ले पर आलोचकों के पास आलोचना तो जरूर होगी। वैसे ही कुछ उस समय भी था कि एक तरफ संविधान सभा संविधान तो बना रही है पर उसकी आलोचनाएं करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। और कहीं दूर नहीं, संविधान सभा में ही कुछ लोग ऐसे मौजूद थे, संविधान हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो आलोचना कर रहे हैं। आप तो इस चीज से रूबरू हो गई, आप कितना भी अच्छा काम करो कोई ना कोई तो आपको कमेंट कर ही देगा, नहीं भाई ये गलती है, नहीं भाई ये गलती है। तो देखते हैं कौन कौन थे और किस किस कारण। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय मतलब यहाँ पे सारे देश के समस्त लोग शामिल नहीं थे। क्यों कहा? आलोचकों ने दलील दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा
वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर ये कह दिया गया कि भारत के जो जितने भी संविधान सभा में सदस्य बैठे उनका कोई चुनाव नहीं हुआ, उनको ऐसे ही उठाकर बैठा दिया गया। ये बात तो सत्य है कि हाँ भाई जनमत संग्रह तो हुआ नहीं था, मताधिकार तो हुआ नहीं था, बट ये बात क्लियर थी कि हमारे संविधान सभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जनता के अंदर से समस्त देश की जनता जानते थे कि कौन कौन से लोग बैठकर हमारा संविधान बना रहे हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं थी कि हमारे संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय ना हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी संविधान सभा के अंदर नेपाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, महिला सबको थे, तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थे। तो हो सकता है ये आलोचना है जरूर, बट हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। दूसरा संप्रभुता अभाव। संप्रभुता क्या होती है, मैंने आपको बताया स्वयं के अनुसार निर्णय लेना। तो कुछ आलोचक ये कहते हैं कि संप्रभुता तो थी ही नहीं, भारत के जो संविधान सभा में बैठे लोग थे वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले रहे थे, कोई और ले रहा था। कौन? आलोचकों को कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर हुआ है। ये बात तो सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने ही कैबिनेट मिशन भेजा था और उसी के अनुसार हमारी संविधान सभा की निकाय बनी हुआ है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। तो हम जरूर इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि आलोचक कह रहे हैं कि हम संप्रभुता का अभाव था, पर ऐसा नहीं है। हमारी संविधान सभा संप्रभु थी इस बात के लिए क्योंकि हमारी संविधान सभा चाहे तो कुछ भी लिख सकती थी, चाहे तो कुछ भी हटा सकती थी, चाहे वो ब्रिटिश का बना हुआ पहला कानून हो या ना हो। अच्छा लगेगा तो डालेंगे, नहीं लगेगा तो हटा देंगे। तो ये भी आलोचना थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है। समय की बर्बादी, ये कहना मेरे हिसाब से या फिर कहो आप सभी अगर सोचोगे तो ये तो गलत है। समय की बर्बादी क्या, इतना बड़ा राष्ट्र, इतनी बड़ी चीजें इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा। पर देखना आलोचक क्या कहते हैं। देखो आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से ज्यादा कई ज्यादा समय ले लिया, जरूरत से ज्यादा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान, मतलब देखो कंपैरिजन में किससे, अमेरिका के संविधान निर्माताओं से। सोच रहे हो ना, समझ रहे हो ना भारत किस स्थिति पे था और आलोचना कहां के देश से तुलना करके की जा रही है, अमेरिका से। सोचना चाहिए था उन्हें हम किससे आलोचना कर रहे हैं, अमेरिका के संविधान। एक बार और ये देखो, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, ये तो देखकर बिल्कुल चौंक से जाओगे। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ, अमेरिका का संविधान सिर्फ 4 महीने में तैयार हो गया। अजीब सा था ना। अगला देखो, इसीलिए तो हमारी आलोचना हुई। आलोचना करने वाले एक व्यक्ति निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य थे, ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति को एक नया ही नाम दे दिया। और नया नाम क्या दिया, अपवहन समिति। मतलब उनको इतना बुरा लगा, इतना लेट काम हो रहा है, तो उन्होंने प्रारूप समिति पर ही तंज कस दिया, उन्हीं को कुछ कह दिया और कह दिया कि ये तो अपवहन समिति है। फिर लास्ट जो पॉइंट है कांग्रेस का प्रभुत्व। ये बात तो सही है कि भाई हमारे जो संविधान सभा थे उसके अंदर 80% मेंबर जो थे वो कांग्रेस के थे। संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन, बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं ये, ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत, ऐसा कह दिया। पर एक बात समझो, कांग्रेस के अंदर भी जितने सदस्य बैठे वे सारे सदस्य एक विचार नहीं थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के सारे सदस्य एक विचार के, समस्त लोग अलग थे। नेहरू अलग है तो पटेल अलग है, मतलब सब अलग अलग विचार वाले हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस अकेले काम कर रही थी, एक विचार से काम कर रही थी। बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे समाज से आई थी कांग्रेस, बहुत सारे धर्मों से आई थी, बहुत सारे लोग थे उनके अंदर, पुरुष भी थे, महिला भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सब थे। तो कांग्रेस का भले ही प्रभुत्व हो, पर कांग्रेस हमारे देश के समस्त तत्वों का प्रतिनिधित्व जरूर करती है। इस तरीके से आलोचना तो होती रहती है, आज भी हो रही है, कल भी हो रही है, आगे भी होती रहेंगी। डायलॉग नहीं है, होती ही रहेंगी। तो आलोचना उस समय भी हुई, आज भी हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमने आलोचना तो पढ़ ली। अब आखिरी जो प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसका भी हम जिक्र करते हैं। और प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, फिर देखते हैं क्या है। कि हमारा कहा जाता है कि संविधान जो है वो क्या है, उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह। पर हम नहीं मानते
कि हमारा संविधान उधार है। आप कहकर देखो कि हमारा संविधान उधार है, हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं, कहने में कितना ऑकवर्ड लगता है। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा राष्ट्र उधार है? नहीं, हमारा राष्ट्र उधार नहीं है, हमारा संविधान उधार नहीं है। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं? चलिए देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ करते हैं कि हमारा संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे संविधान सभा के एक सदस्य भीमराव अंबेडकर का एक कथन लिखा है जो इस बात को साबित करता है कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह नहीं था। कैसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्टता स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती तो यही कि उसके द्वारा पुराने प्रचलित संविधानों की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। इस बात पर सभी ध्यान दो कि भारतीय संविधान उधार तो नहीं लिया। जब भीमराव अंबेडकर खुद ही ऐसा कह रहे हैं कि किसी से उधार लेना कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, और बाद में यह भी बयान करते हैं कि शासन और विधान के बारे में चुने गए जो तथ्य होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो किसी के निजी नहीं होते, किसी के अधिकार नहीं होता। उससे कोई भी देश किसी भी तरीके का शासन व्यवस्था बना सकता है, किसी के शासन तरीके को ले सकता है, वो किसी का निजी नहीं है कि कोई देश अपना शासन कर रहा तो मेरी तरीके दूसरा को शासन कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये साफ कर दिया कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम आसानी से कैसे प्रूव करें? तो एक बात समझो कि हमने भले ही विश्व के दूसरे देशों से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ लिया, पर हमने अपनी स्थितियों के अनुसार देखा है और उसको जस का तस नहीं ले लिया है कि जैसे अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार लिखे हैं वैसे ही बातें हमने भी अपने संविधान में लिख दी हूं। तो ऐसा नहीं, हमने ये देखा कि उनके संविधान में भले ही मौलिक अधिकार लिखे हैं, हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार होने चाहिए ताकि हमारे देश की जनता भी अधिकारों का प्रयोग कर सके। पर जैसे अधिकार अमेरिकी जनता को प्राप्त हैं वैसे अधिकार भारतीय जनता को प्राप्त नहीं है। मतलब उसमें भारतीय जनता के हिसाब से कुछ बदलाव किए गए, डिट्टो नहीं उतारा गया। इस बात का ध्यान रखना, डिट्टो तो बिल्कुल भी नहीं उतारा गया। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी भी चीज को डिट्टो नहीं उतारे तो कभी उधार हो ही नहीं सकता। तो इससे ये बात समझ में आती है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से सिर्फ उनके अनुभवों का अध्ययन किया और उनके संविधानों में जो कमियां थी, उनके संविधानों में जो गलतियां थी, वे सारी गलतियां और कमियां हमने अपने संविधान को नवीन करके सुधार दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कुछ संविधानों का जिक्र है जिनसे हमने कुछ कुछ बातें ली हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला वाली स्थिति को लिया है, सरकार का संसदीय स्वरूप लिया है। अमेरिकन संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। कनाडा अवशिष्ट शक्तियों का विधान लिया है। फ्रांस स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत लिया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने विश्व के किसी दूसरे देश से कुछ लिया ही ना हो, विश्व के दूसरे देश से हमने लिया है, पर जैसा हमने आपको बताया कि हमने चीजें ली हैं पर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको ढाला है, अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको यूज करने का प्रयोग किया है। पूर्णतः हमारा संविधान कोई नहीं कह सकता कि हमने उधार ही लिया हो। इसके साथ ही हमारे चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बट मैंने आपको एक बात कही थी वीडियो के स्टार्ट में कि आपको कुछ एक्साइटिंग मिलने वाला है। तो आप वीडियो के नीचे जो हमारा बार ग्राफ चल रहा है उसमें कुछ चीजें देख रहे होंगे। उसमें आपको फेसबुक, इंस्टा और सबसे अच्छी बात तो ये कि टेलीग्राम चैनल का भी नाम दिख रहा है। तो आप अब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ सकते हो और नोट्स, पीडीएफ के बारे में अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो।
इन तीनों चीजों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। तो है ना बहुत एक्साइटिंग कि अब आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं, आपको और भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी हम अवेलेबल मिलेंगे 24 आवर्स। आप जब वहां पे जो चीज आपको चीजें चाहिए हम वहां पे हमेशा अवेयर रहेंगे। तो आप इस तरीके से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पे अपनी बातें कह सकते हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें बता सकते हैं, हम उस हिसाब से भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो इसी के साथ सभी को बाय बाय और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के सेशन में। तो हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे संविधान सभा के एक सदस्य भीमराव अंबेडकर का एक कथन लिखा है जो इस बात को साबित करता है कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह नहीं था। कैसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्टता स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती तो यही कि उसके द्वारा पुराने प्रचलित संविधानों की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। इस बात पर सभी ध्यान दो कि भारतीय संविधान उधार तो नहीं लिया। जब भीमराव अंबेडकर खुद ही ऐसा कह रहे हैं कि किसी से उधार लेना कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, और बाद में यह भी बयान करते हैं कि शासन और विधान के बारे में चुने गए जो तथ्य होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो किसी के निजी नहीं होते, किसी के अधिकार नहीं होता। उससे कोई भी देश किसी भी तरीके का शासन व्यवस्था बना सकता है, किसी के शासन तरीके को ले सकता है, वो किसी का निजी नहीं है कि कोई देश अपना शासन कर रहा तो मेरी तरीके दूसरा को शासन कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये साफ कर दिया कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम आसानी से कैसे प्रूव करें? तो एक बात समझो कि हमने भले ही विश्व के दूसरे देशों से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ लिया, पर हमने अपनी स्थितियों के अनुसार देखा है और उसको जस का तस नहीं ले लिया है कि जैसे अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार लिखे हैं वैसे ही बातें हमने भी अपने संविधान में लिख दी हूं। तो ऐसा नहीं, हमने ये देखा कि उनके संविधान में भले ही मौलिक अधिकार लिखे हैं, हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार होने चाहिए ताकि हमारे देश की जनता भी अधिकारों का प्रयोग कर सके। पर जैसे अधिकार अमेरिकी जनता को प्राप्त हैं वैसे अधिकार भारतीय जनता को प्राप्त नहीं है। मतलब उसमें भारतीय जनता के हिसाब से कुछ बदलाव किए गए, डिट्टो नहीं उतारा गया। इस बात का ध्यान रखना, डिट्टो तो बिल्कुल भी नहीं उतारा गया। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी भी चीज को डिट्टो नहीं उतारे तो कभी उधार हो ही नहीं सकता। तो इससे ये बात समझ में आती है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से सिर्फ उनके अनुभवों का अध्ययन किया और उनके संविधानों में जो कमियां थी, उनके संविधानों में जो गलतियां थी, वे सारी गलतियां और कमियां हमने अपने संविधान को नवीन करके सुधार दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कुछ संविधानों का जिक्र है जिनसे हमने कुछ कुछ बातें ली हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला वाली स्थिति को लिया है, सरकार का संसदीय स्वरूप लिया है। अमेरिकन संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। कनाडा अवशिष्ट शक्तियों का विधान लिया है। फ्रांस स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत लिया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने विश्व के किसी दूसरे देश से कुछ लिया ही ना हो, विश्व के दूसरे देश से हमने लिया है, पर जैसा हमने आपको बताया कि हमने चीजें ली हैं पर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको ढाला है, अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको यूज करने का प्रयोग किया है। पूर्णतः हमारा संविधान कोई नहीं कह सकता कि हमने उधार ही लिया हो। इसके साथ ही हमारे चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बट मैंने आपको एक बात कही थी वीडियो के स्टार्ट में कि आपको कुछ एक्साइटिंग मिलने वाला है। तो आप वीडियो के नीचे जो हमारा बार ग्राफ चल रहा है उसमें कुछ चीजें देख रहे होंगे। उसमें आपको फेसबुक, इंस्टा और सबसे अच्छी बात तो ये कि टेलीग्राम चैनल का भी नाम दिख रहा है। तो आप अब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ सकते हो और नोट्स
पीडीएफ के बारे में अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। इन तीनों चीजों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। तो है ना बहुत एक्साइटिंग कि अब आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं, आपको और भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी हम अवेलेबल मिलेंगे 24 आवर्स। आप जब वहां पे जो चीज आपको चीजें चाहिए हम वहां पे हमेशा अवेयर रहेंगे। तो आप इस तरीके से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पे अपनी बातें कह सकते हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें बता सकते हैं, हम उस हिसाब से भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो इसी के साथ सभी को बाय बाय और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के सेशन में।